नमस्कार। छवि आज़ाद हिंदुस्तान की, और जब हिंदुस्तान की छवि की बात हो ना, सबसे पहले आते हैं वो है किसान, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के बाशिंदे हैं। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, और इस सोने की चिड़िया के लिए महात्मा गांधी ने जो बात कही थी वो आज बहुत ही ज़्यादा मुझे याद आ गई जब मुझे आज किसानों से बात करनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का दिल, भारत का जो हृदय है ना, वो गांव में बसता है, और जब उन्नति की बात हो तो सबसे पहले उन्नति अगर गांव की होगी ना, तभी शहर की भी उन्नति हो सकेगी, क्योंकि हम सब शहर वासियों के अन्नदाता है ना, वो किसान है। और जब किसान से बात हो ना, तभी हमें ऐसा लगता है कि सही मायनों में जो देश को प्यार करते हैं, देश प्रेम जिसके खून में बह रहा है, वो ही है किसान। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे घरों में, यानी हम चल फिर सकते हैं, सांस लेते हैं, वो तो ठीक है, हवा है, पानी पीते हैं, वो कुदरत ने दिया है, मगर जब जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो हमें हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है, हमें खुद को भी समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज हमने हमारे स्टूडियो में इस छवि आज़ाद हिंदुस्तान की कार्यक्रम के मेहमान जो आज बने हैं वो है किसान। और आनंद से देवेश पटेल हमसे जुड़े हैं। वो आनंद कृषि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती पर। और हमारे साथ में जो दूसरे किसान हैं वो शेरखी से आए हैं, मकवाना सर, जो पिछले 71 साल से खेती कर रहे हैं। मैं देवेश पटेल के बारे में एक बात बताना भूल गई कि वो उनके घर में, यानी उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। वो खुद 15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। 1992 से उनके घर में ऑर्गेनिक खेती को प्राधान्य दिया गया था, ऑर्गेनिक खेती उन्होंने शुरू करी थी। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं APMC के सचिव शैलेंद्र सिंह चावड़ा, हमारे साथ में जुड़ी है धनश्री उपाध्याय। तो बात शुरू करते हैं देवेश पटेल जी से ही। आनंद से आए हैं, मैंने कहा कृषि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनके पास में बहुत सारा रिसर्च है। हो सकता है कि मैं चुप हो जाऊं, वही ज़्यादा बोलेंगे उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा था। देवेश जी, आज कृषि क्षेत्र की छवि की बात करें हम, कैसी है कृषि की? अगर आप छवि की बात करें तो जो ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। हाँ, अगर ट्रेडिशनली बात करें तो वो थोड़ा सा स्पीड उसकी कम हुई है, बट उसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ा जाए, अगर उसको एक मार्केट लिंकअप के साथ जोड़ा जाए, अगर एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ा जाए, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी सोच के साथ, अपने इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देवेश जी का कहना है, वो क्योंकि वो खुद ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा बिलीव करते हैं। शिरकी से मकवाना सर आए हैं। मकवाना भाई, છેલ્લા 65 વર્ષથી તમે ખેતી સાથે જોડાયેલા છો, જમીન સાથે જોડાયેલા છો, તો અગર પહેલાંની ખેતી પદ્ધતિ અને અત્યારની ખેતી પદ્ધતિ એમાં શું બદલાવ આવ્યો છે તમારા હિસાબથી? પદ્ધતિમાં યા કિસાનોના જીવનમાં ખેતીમાં શું બદલાવ આવ્યો? પહેલાંના વખતમાં અત્યારનું જે સેન્દ્રિય ખાતર છે એનો ઉપયોગ થતો નહોતો. જ્યારે પહેલાં છાણિયું ખાતર એનો ઉપયોગ દરેક ખેડૂત કરતા હતા, અને પાણી વરસાદી એટલે એક સિઝન લેતા હતા, પણ જે તે સમયે એનું પાક અત્યાર કરતાં પાણીની વ્યવસ્થા છે, સલ્ફેટની વ્યવસ્થા, છાણિયા ખાતરની વ્યવસ્થા, એના કરતાં એક જ વખતે એ લોકો નાખતા હતા ખાતર, અને છેક સુધી સારામાં સારા પાકો થતા હતા, જે અત્યારે એટલું ઉત્પન્ન નહીં થતું પહેલાં જે થતું હતું. અને બિયારણ દેશી, અત્યારના જે હાઇબ્રિડ બિયારણો છે એના કરતાં પણ ઘણું સારું એનું ઉત્પાદન મળતું હતું. તો એ વખતે આટલું સારું ઉત્પાદન થતું હતું, અત્યારે નથી થતું એવું તમારું કહેવું છે? એક જ સિઝનમાં એટલું મળતું હતું, અને આખા વર્ષમાં એમના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરતા હતા.
વધે એ બહાર વેચતા હતા. જ્યારે અત્યારે બધા ખાતરો નાખવા છતાં હાઇબ્રિડ બિયારણોનો ઉપયોગ કરવા છતાં એટલું બધું પહેલે જેટલું થતું હતું એટલું ઉત્પન્ન કેમ નથી થતું? પણ કેમ નથી થતું? એમાં અત્યારના પોઝિશનમાં આજુબાજુ ફેક્ટરીઓ આવી છે, એનું પ્રદૂષણ નડે છે. પછી ભૂતળમાં એ ફેક્ટરીઓવાળા પાણી એવું કરે છે, ઉતારે છે, એનું પ્રદૂષણ. પછી કુદરતી વાંદરાઓનો ત્રાસ છે, ભૂંડનો ત્રાસ છે અને નીલગાયનો ત્રાસ છે. એ બધુંનું નુકસાન વેઠતા વેઠતા ખેડૂત અત્યારે જે ધારે છે એવું એમને પાક મળતો નથી. નુકસાન ઘણું થાય છે, જીવાત પડે ઘણી પ્રદૂષણથી, પાક બળી જાય, ફૂલ આવે તારે બરે. એના માટે ઉપાયની વાત છે. તમે જો કહો છો જીવાત પડે છે તો એના પણ ઘણા ઉપાય છે. તો એના વિશે તમને સમજાવવામાં નથી આવતું કે જેટલા ખેડૂતો છે ત્યાં એમને એ ખબર નથી હોતી કે સમજાવવા છતાં તમે કરી નથી શકતા? શું કારણ છે એમાં? એવું હોય કે જે બજારો જંતુઓ મારવાની દવાઓ હોય તે દુકાનોથી લેવા જાય તો એ જાણતા ના હોય કે આ રોગ જે ખેતીમાં પડતો હોય તે આ દવાથી મળતો હોય. તે દુકાનવાળા કે એ લઈ જાઓ, આ લઈ જાઓ, ખરેખર એ જીવાતને અનુકૂળ જ ના આવતો હોય, એ ચાલુ રહે, જીવતી રહે. એટલો ભણતરનો કે नॉलेज नो अभाव है. नॉलेज नो अभाव है. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर मैं एक बात इनसे जोड़ना चाहूँगा कि पहले उन्होंने जो बताया कि जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो चल मान लेते हैं कि उनका जो एरिया है वहाँ पर कुछ अगर इंडस्ट्रीज है तो उसकी वजह से ये हो रहा है. लेकिन ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जब पहले ये लोग जो बुजुर्ग लोग खेती करते थे तो वो अपने लिए खेती करते थे. बट अब क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन में एक इस तरह की बात हो गई है कि लोग अब प्रोडक्शन बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो उसकी जो डिमांड होती है उस डिमांड को समझ नहीं रहे हैं. दूसरा कि जमीन की जो ओत-प्रोत समझनी है, जो उसका हम बोलते हैं ना कि सॉइल हेल्थ, वो अगर हम नहीं समझते हैं और हम अपने हिसाब से जो भी प्लांटेशन करते हैं उसका जो डिमांड और सप्लाई जो फर्टिलाइजर है वो हम नहीं समझ रहे हैं. उसके बाद हमें क्या एप्लीकेशन करना है क्या नहीं करना है वो भी हम नहीं जान रहे हैं. इन्होंने जो पेस्टिसाइड की बात की, ये जो एजुकेशन की बात है, बेसिकली ये है कि हम किसान ऐसा समझ रहे हैं कि एग्रो बिजनेस सेंटर वही हमारा एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिस्टम है. हम ये नहीं मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल फार्मर हैं या जिन्हों के पास अनुभव ज़्यादा है, या सरकारी ऐसी कई भी संस्था है, यूनिवर्सिटीज़ है, केवीकेज है, आत्मा से, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं. मैं इसको एक ट्रायंगल के साथ जोड़ना चाहूँगा. जैसे अगर किसान को कोई दिक्कत आती है तो वो क्या करेगा, सीधा उसी के पास जाएगा. और ठीक है, मैं मानता हूँ कि एग्री बिजनेस सेंटर कुछ ना कुछ वो लोग और ऑनेस्टी के साथ सही में भी दवाई सुझाव करते हैं. कभी कभी ये भी होता है कि उनको भी उस डिजीज के बारे में पता नहीं होता है. हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर पत्ता पीला होना तो क्या वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या डिजीज है. अगर वो सही में क्लियर नहीं हुआ तो गलत एप्लीकेशन हो जाएगी. अगर किसान जाता है किसी एक्सपर्ट के पास, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है कि भाई अगर पौधा लेके जाता है या कुछ फोटो लेके जाता है, अगर वो चीज़ उनको दिखाई जाए तो उनसे पता चल जाएगा कि हाँ ये डिमांड है या फिर ये पेस्ट है. और वही चीज़ दवाई समझकर फिर वो अगर एग्री बिजनेस सेंटर से जाता है तो वो सही में एक अच्छी पॉलिसी के साथ उनको वो फीडबैक मिलता है. और फिर वो जाके अगर एप्लीकेशन करता है तो सही में कम खर्चे में वो कंट्रोल आ सकता है. बहुत सही बताया कि अगर जब ये ग्रुप जो काम कर रहा है, हाँ. सरकार की ओर से जो भी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी कई संस्थाएं चल रही. इवन मैं तो यूं कहूंगी कि मैं एक ग्रुप में हूँ, किसान का एक ग्रुप है जिसमें मैं हूँ. मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने समझने मिलती हैं जो किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. जैसे आपने कहा कि पेस्टिसाइड की बात की आपने, तो उसमें अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें नींबोडी के तेल से जो कीटनाशक बनाया जाता है. दैट्स ग्रेट. यानी कुछ भी ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं लेने होते हैं, उसके बावजूद उसमें खर्च भी नहीं है ज्यादा, उसके बावजूद भी आप आसानी से आपके खेत में अगर कोई भी जीवात हुई है उसको आप
यूज कर सकते हैं। हाँ, उसे आप अपने पाक को बचा सकते हैं। खैर, कहीं कहीं पर नॉलेज की बातें होती हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें जब पुश्तैनी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ज़मीन है, हम लोग खेती कर लेंगे। कुछ किसान ऐसा भी सोचते हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये नॉलेज के अभाव में आगे चल रहे हैं। APMC के जरिए आप बहुत सारे किसानों को मिलते हैं। क्या उनकी परेशानियां होती हैं? क्या वो आपके पास में क्या क्या बातें ऐसी लेकर आते हैं, या आपको कैसे डील करना पड़ता है उनके साथ में, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं थोड़ा ये जो चर्चा हुई उसको मैं ब्रीफ करूंगा हिस्ट्री के साथ, प्लीज। एक्चुअली हमारे कंट्री में क्या हुआ है कि अंग्रेज आए, ठीक है, उन्होंने रूल किया, उसके पहले मुगल्स आए। तो जो मतलब रूल करने के लिए आए, तो हम आज भी बोलते हैं ना कि गुलामी की मानसिकता है हमारी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट में ये मतलब हम बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज आए, वो कंपनी आई और कंपनी के बहाने उन्होंने ये सब किया। अब वहाँ 1840 में इंग्लैंड में शुरू हुआ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। उस वक्त वो लोग ये बोलते पोटाश वगैरह जर्मनी से लाते थे, माइंस में से। फिर वो अपना जो उनकी स्टील इंडस्ट्री नई नई डेवलप हो रही थी, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है स्लैग, तो वो मतलब कैल्शियम देता था और कुछ बाकी के न्यूट्रिएंट्स देता था। तो ये सब उसमें डलने लगा। वो गुआनो करके एक चीज लाते थे पेरू से, मतलब लेटिन अमेरिका से, शिप में लाते थे, इंपोर्ट करते थे। मतलब उन्होंने ये शुरू किया 1840 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें डालना, मतलब उन्होंने ये एक कंक्लूड किया कि भी डालेंगे तो आएगा। अब चीज़ें ये है प्रैक्टिकली, हमारा साइंस या हमारी वैदिक खेती ये सब बोलती थी कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सुभाष पालेकर जी भी वही बताते हैं कि उसको 100 kg में से सिर्फ 1.5 kg ही वो लेता है न्यूट्रिएंट के तौर पे। उसको कोई ट्रक लोड या ट्रैक्टर लोड उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब चीज़ें, क्योंकि वो लोग यहाँ पे राज करते थे, तो उनके लोग आते थे, एक्सपर्ट्स आते थे, वो यहाँ स्टडी करते थे। उनका स्टडी ये बताता है कि इंडिया को हमें एग्रीकल्चर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतना माइन्यूट उस टाइम, और वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो आज भी हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 47 में 33 करोड़ थे हम, आज 133 करोड़ हो गए। अब 65 में ये बात आई कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, तो लोगों के माउथ फीड करने के लिए, मतलब हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम की चीज आई। हाँ। अब वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड था, वो एक्चुअली रिवॉल्यूशन दो चीजों का था, एक सीड का था और एक फर्टिलाइजर का था, और पेस्टिसाइड्स भी उसमें जुड़ गए। कैसे? सीड हाई यील्डिंग उन्होंने बनाए कि भाई गेहूं है तो गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आए, ऐसे भी आप बो। अब वो चीज आई, उसके साथ साथ मतलब आपको एक आदमी से ज्यादा काम लेना है, आदमी हो या पौधा हो, तो आपको उसको इस हिसाब से मतलब आपको डालना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से ज्यादा हाई यील्डिंग वेराइटी तभी रिस्पॉन्ड करती थी जब उसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाले जाए। अब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर आया तो उसके ऊपर लोड यह आया कि सब में क्या आ गया, पैसा आ गया, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। एग्रीकल्चर वो वाज अ लाइफस्टाइल। यस, हमारा देश का जो कल्चर था वो एग्रीकल्चर में ही था, वो सब भूल गए, पैसा का आ गया। तो वो सब करने के लिए जैसे आप प्रोडक्शन की साइड पे बढ़े, तो उसको रोग जीवात भी ज्यादा लगने लगे, उसके लिए आपको ज्यादा तो टारगेट रहा प्रोडक्शन का। हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बट एट द सेम टाइम हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। आज जो किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं? हमारा तो प्रोडक्शन बढ़ा है, हमने ये सब किया है, लेकिन वो भूल गए कि यहाँ से यहाँ प्रोडक्शन ले जाने में हमने खर्चा यहाँ तक कर दिया, तो मार्जिन कुछ नहीं बचा। अब आप कुछ भी कर लो, क्योंकि गलत रास्ते पर चल गए। अब वहाँ पे क्या था, मान लो कि अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, ये दूसरे कंट्रीज है, USSR है, उनमें बहुत सारी ज़मीन है। उन्होंने कहीं पे एक फर्टिलाइजर डाल के 10 साल वहाँ कल्टीवेशन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, तो वो जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है और उसको रिवाइव होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा क्या है कि वही कंट्री में पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें 3-3 क्रॉप लेने हैं, उसको हम कोई रेस नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आई। और दूसरा क्या आया चीज़ कि नेचर से हम दूर जाते गए।
मुझे ऐसा लगा कि भी कॉटन है, ये कैश क्रॉप है या वेजिटेबल है या कैस्टर है, उसमें से मुझे ज़्यादा यील्ड मिलता है। तो मेरे पास 5 एकड़ है, 5 एकड़ में मुझे पूरा कैस्टर ही करना है। अब वो चीज़ें नेचर से बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि आपका मोनोकल्चर आ गया। ठीक है, आपने 2-3 साल उसमें ले लिया, लेकिन उसके बाद उसके पर पनपने वाली पेस्ट जो है उसका वो परमानेंट होम हो गया। वो पेस्ट ज़्यादा आने लगी, उसके मारने के लिए पेस्टिसाइड ज़्यादा आए। अब किसान जो छोटे किसान है उसके पास टेक्निकल नो हाउ इतना नहीं है कि मुझे क्या करना है, उसके पास उतने मैकेनाइजेशन नहीं है कि मुझे उसको कैसे करना है, उसके पास मार्केट नहीं है। मार्केट नहीं है इन द सेंस उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। हाँ। मतलब हमारे एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि मैं 2000 बीघा में करवाता हूँ, 2000 एकड़ में करवाता हूँ। अब मेरा तरबूज है, वो दिल्ली वाला व्यापारी ट्रक लोड ले जाता है 7 रुपये केजी। मेरे से 1 किलोमीटर दूर एक किसान है जिसके पास 5 बीघा या 5 एकड़ जमीन है, उसका 3.5 रुपये में ले जाता है वो, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो बार्गेन नहीं। वो ऐसा बताता है वहाँ मंडी में मंदी चल रही है, तुम्हारा माल जैसा चाहिए उस हिसाब से नहीं है, ये सब चीज़ें बताता है। तो ये सब जो चीज़ें हुई है, हम उनके तरफ चलने लगे और उनको तो पता था कि ये तो बेस्ट है एक्चुअली। तो उसके बाद क्या हुआ, एक सिंपल चीज़ होती है, एक आदमी है उसमें से हमें प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, वो हट्टा कट्टा आदमी है, तो हम उसको क्या डालेंगे, उसको कुछ नशा कराएंगे, ठीक है, या फिर स्टेरॉइड देंगे या उसको कुछ, तो वो काम करता रहेगा। लेकिन उस हालत में उसकी काम करने की एक लाइफ होती है, आप समझ रहे हैं। वो 10 साल तक करेगा, फिर 10 साल के बाद वो आपको उसको डंप करना पड़ेगा। वही उसकी 35 साल काम करने की जो क्षमता थी आपने उसको 20 में ला दी है, क्योंकि वो डाल के आपने वो सब, क्योंकि जो जमीन अगर मजबूत होगी तो उसके ऊपर का पौधा मजबूत होगा। अब वो सब चीजें पास में हमारी ऑलरेडी थी, वो ऐसी ही थी जो अभी सोच रहे हैं कि हमें वहां वापस जाना है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कोई नया वर्ड नहीं है, वो तो हम सालों से करते थे। लेकिन हम फिर चले गए उनकी मानसिकता में, फिर वहीं पे हम देखने लगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब उनका क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद उनकी जो फैक्ट्रियां बंद हो गई एम्यूनिशन बनाने की, तो अब वो तो बिल्कुल मॉनेटरी माइंडेड थे, अब उनको वो फैक्ट्रियां चलानी है। तो उन्होंने क्या किया, आदमी को मारना छोड़ो, अब कीटों को मारना शुरू कर दो। अब कीटों को मारने की कोई सिस्टम हमारे वहां थे ही नहीं, क्योंकि उसमें नेचुरल होता है, जीवो जीव से भोजनम। मान लो कि मेरे यहाँ मैं टेरेस में गार्डनिंग करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कीट लगे, अगर मैं वेट करता हूँ तो वो कीट को खाने वाले प्रीडेटर अपने आप आ जाते हैं और वो उसको एक बिलो लेवल कर देंगे। हमने क्या कर दिया, गुजराती में बोलते हैं देखो त्या ठार। हाँ। अब वो चीजें क्या होती है, हमें इकोनॉमिकली परवड़ती नहीं है। आप सोच रहे हैं, मैं उसको कंट्रोल तो कर देता हूँ लेकिन मैं मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देता हूँ, और फिर किसान बोलता है कि मुझे रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, और वो उसको सुसाइड करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। एपीएमसी के ऊपर अभी आएंगे। तो एपीएमसी भी 1928 में जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अंग्रेजों के टाइम पे था, उन्होंने पूरा सर्वे किया। वो देवर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कोई खराब नहीं थे, बहुत अच्छी चीज़ें हमें देके गए। तो उन्होंने सर्वे किया कि भी किसान के पास ये होता है, उसकी ज़्यादा, वो हमारे राजा लोग थे तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। तो ऐसी कोई बाजार हो जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन रखें, वहाँ उनको सब किसानों को फैसिलिटी, सारे किसान वहाँ आके अपना प्रोडक्ट को बेचे, और वहाँ उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनके साथ कोई दूसरा व्यवहार होता है, तो somebody is there to look after, कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, अच्छी है। उसको शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज़ है उसमें थोड़ा आपको मतलब इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, वो सब भी हो रहा है। गवर्नमेंट में से नए नए मॉडल एक्ट आ रहे हैं और ये सब चीज़ें होती है। तो एक एपीएमसी एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरली किसान आता है, वहाँ उसको बुलाना नहीं पड़ता। वो अपनी जो प्रोड्यूस है वो उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, जो काइंड में है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए वो वहाँ आता है। तो ये एक गवर्नमेंट का ऐसा सेंटर है जिसको हम नेचुरल हब बोलते हैं, जहाँ किसान आएगा, जहाँ ट्रेडर आएगा, मतलब जो नेचुरल मार्केट है वो वैसे रेगुलेटेड उसको बोलते हैं जस्ट फैसिलिटेटर के तौर पे, वरना वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होती है वो डिमांड सप्लाई से ही होती है, वैसा कोई एपीएमसी को डिसाइड नहीं करती होती है। लेकिन चूंकि ऐसा है कि किसान अभी मोनोकल्चर करने लगा, तो एक ही पर्टिकुलर सीजन में बल्क प्रोड्यूस आ जाते हैं, तो उसका सप्लाई बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉल होगा। अब ट्रेडर्स के पास वो होर्डिंग कैपेसिटी है या वो मतलब सब करंट्स जानता है, तो उस हिसाब से कोई ट्रेडर्स उसमें से कमाते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स के बारे में ऐसा ज़्यादातर होता नहीं क्योंकि वो पेरिशेबल है। okay. तो ये सब इंट्रिकसीज जो है वो अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं।
और एक जगह हर किसान की प्रोडक्ट हम तक पहुंचती है, ये एपीएमसी से। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक्चुअली एडवांटेज हुआ। भले अंग्रेजों ने शुरू किया था, बट हमारे लिए आपने कहा वैसा अच्छी चीज़ वो छोड़कर गए हैं। अब इस शाम को संगीतमय बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि धनश्री हमारे साथ है, तो एक गाना सुन लेते हैं। इसी थीम को फिट होता हुआ एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों में गले के जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और सच में ये दुल्हन की तरह जब खेत सजे हुए दिखते हैं ना, मन इतना खुश हो जाता है। जब भी किसी गांव से आप गुजर रहे हो, भले रोड से देखो, मगर थोड़ी देर रुक जाया कीजिए, तभी इस धरती से हम जुड़े रहेंगे।